हेलो टू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूएसजी, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी के टॉप 50+ एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, जो कि आपके रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन का जो भी अपकमिंग सेंट्रल और स्टेट लेवल का कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए आपको बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। तो अपना जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ है वो भी हमने शुरू कर दिया है। जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है, अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहले हम आज अल्ट्रासाउंड के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ट्राई करूँगी कि आपको हर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं रेडियोग्राफर या एक्सरे टेक्नीशियन के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, जिसके अंदर आपको रेडियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। सारे एग्ज़ाम के टेस्ट पेपर अवेलेबल है, एमसीक्यू पीडीएफ है, टॉपिक वाइज कंटेंट है, 1500+ 1 लाइनर सॉल्यूशंस है और चैट डाउट सपोर्ट भी है। और जो इसकी सबसे अट्रैक्टिव बात है, जो अपन को एस्पायरेंट्स ने एक बहुत ही अच्छा सा प्लस पॉइंट दिया है, वो क्या है कि ये जो कोर्स है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है फर्स्ट 7 डेज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको पे करना है। उसके बाद भी जो अमाउंट है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, ओनली 399। बिल्कुल आप 7 दिन में कोर्स को देख सकते हो, अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि आप इसको लेना चाहते हो या नहीं। उसके बाद भी अगर आप कोर्स बाय करते हो तो आपको सिर्फ वो 399 में मिलेगा। और अगर इसमें भी आप कोड लगाओगे रेडिएशन, तो रेडिएशन कोड लगाने से आपको 5% ऑफ मिलेगा। तो बिल्कुल ये कोड लगाना स्किप ना करें, जल्दी से जाके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और जल्दी से इस कोर्स को देखना शुरू करें, ठीक है। फर्स्ट 7 डेज़ के लिए आई एम अगेन रिपीटिंग, बिल्कुल फ्री है ये कोर्स आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड इज डायग्नोस्ट भाई यूएसजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और हम ये क्वेश्चन ना हो, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन यही है, द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड इज। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में हम फ्रिक्वेंसी रेंज का किधर से किधर तक यूज़ करते हैं, मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज, कितनी फ्रिक्वेंसीज यूज़ करते हैं हम डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में। पहला ऑप्शन है 1 to 20 हर्ट्ज, दूसरा है 20 to 20,000 हर्ट्ज, 1 to 20 मेगा हर्ट्ज या फिर 50 to 100 मेगा हर्ट्ज। तो बिल्कुल डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ करता है मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में, जो कि 1 to 20 मेगा हर्ट्ज। इट इज़ आइडियल फॉर सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग, ठीक है, विच इज़ आइडियल फॉर सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग। इसके अलावा 1 to 20 हर्ट्ज़ की मैं बात करूं तो ये तो बहुत ज़्यादा लो है, इंफ्रासोनिक, नॉट यूज़फुल फॉर इमेजिंग। 20 to 20,000 हर्ट्ज़ जो है वो क्या बता दिया इसने, जो ऑडिबल साउंड रेंज है ह्यूमन हियरिंग का, वो रेंज है ये, ना कि डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड वेव्स रेंज, ठीक है। 50 to 100 ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन के लिए काम आता है। बेसिक ये रूटीन डायग्नोस्टिक में तो काम ही नहीं आती है, रिसर्च सेंटर में ज़रूर ये इतनी फ्रिक्वेंसीज की अल्ट्रासाउंड वेव्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर। अल्ट्रासाउंड वेव्स कैसी है, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्या ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स है, क्या ये ट्रांसवर्स वेव्स है या गामा वेव्स है। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड में वेव्स मतलब जो साउंड वेव्स है वो क्या है, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स है, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए होता है, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, ठीक है, साउंड्स रिक्वायर्स मीडियम। फिर क्या होगा इसमें, जो पार्टिकल्स हैं, यही होता है भाई लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स में, मीडियम चाहिए इनको, और जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो कौन सी हो जाती है, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, ये कौन सी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें तो जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, तो बिल्कुल ऐसा साउंड वेव्स ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है, जैसे कि हो गई हमारी लाइट, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करेगी परपेंडिकुलर, विच इज़ नॉट फॉर अल्ट्रासाउंड इन टिश्यू। तो ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, हमारे लाइट वेव्स।
गामा वेव्स हमने देख ही लिया, गामा वेव्स जो है हाई एनर्जी की रेडिएशन है, ठीक है, विच इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज़ नॉट एन अल्ट्रासाउंड वेव। तो क्या हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंस समझ में आ गया लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को मीडियम चाहिए, इसके अंदर जो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे वो ट्रैवलिंग की डायरेक्शन के पैरेलल रहेंगे, और ट्रांसवर्स के अंदर कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स का एग्जांपल हो गया हमारे पास लाइट वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉफ्ट टिश्यू इज। साउंड का सॉफ्ट टिश्यू के अंदर स्पीड क्या रहती है। पहला ऑप्शन है 1540 मीटर पर सेकेंड, 3200 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड, या 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ साउंड इन सॉफ्ट टिश्यू, तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जो स्पीड है साउंड की वो कितनी रह जाती है, स्टैंडर्ड एवरेज स्पीड इन ह्यूमन सॉफ्ट टिश्यू जो कि हर अल्ट्रासाउंड मशीन यूज़ करेगी, डेट इज़ 1540 मीटर पर सेकेंड। 3200 बहुत ज़्यादा है, ये मे बी बोन बहुत हाई बोन में भी, स्पीड इन बोन दैट इज़ मच हायर। 500 ये तो मच लोअर हो गया। स्पीड इन एयर 1000 मीटर, ये किसी भी मेजर टिश्यू के लिए एक्यूरेट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इस। फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। तो न्यूटन की अगर मैं बात करूँ तो ये तो किसकी यूनिट है, फोर्स की। हार्ट्स की अगर हम बात करें, क्या बोलता है ये, हार्ट साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। हर्ट्स क्या हो जाता है, साइकिल्स पर सेकेंड, तो बिल्कुल ये किसकी यूनिट है, फ्रिक्वेंसी की। पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की, और जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल ट्रांसड्यूसर इज। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के लिए हम मोस्ट कॉमनली कौन से टाइप का ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। लीनियर, कॉन्वेक्स, कर्वी लीनियर, फेज्ड अरे, या फिर सेक्टर। अगर मैं बात करूँ लीनियर की, तो लीनियर तो जो है वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं हम। लीनियर हम यूज़ करेंगे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए, ना कि एब्डोमेन के लिए, जो क्या करेगा, पुअर पेनिट्रेशन, ठीक है, ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकता। हाई फ्रिक्वेंसी पुअर पेनिट्रेशन लेकिन हमें सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए पेनिट्रेशन चाहिए ही नहीं, दैट्स व्हाई लीनियर ट्रांसड्यूसर इज हियर। कॉन्वेक्स और कर्वीलिनियर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाता है, वाइड फील्ड के लिए। लो फ्रिक्वेंसी है तो डीपर पेनिट्रेशन होगा, ठीक है, मतलब एक्सीलेंट पेनिट्रेशन। तो इट इज़ आइडियल फॉर एब्डोमेन, इट इज़ आइडियल फॉर एब्डोमेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फेज अरे की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली यूज़ होती हैं कार्डियक अल्ट्रासाउंड के अंदर। सेक्टर अरे की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे नैरो फील्ड ऑफ व्यू होगा, ठीक है, क्या होगा, नैरो फील्ड ऑफ व्यू, ये स्पेशल कंडीशंस में यूज़ आता है, यूज्ड इन स्पेशल कंडीशन, जैसे कि हमें इंटरकोस्टल स्पेसेस वगैरह देखने हैं, देन वी विल प्रेफर सेक्टर टाइप ट्रांसड्यूसर। तो लीनियर जो कि सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के यूज़ कर रहे हैं, पुअर पेनिट्रेशन होगा इसके अंदर, जो हमें चाहिए होगा सुपरफिशियल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए, एब्डोमेन के लिए यूज़ नहीं हो सकता। एब्डोमेन के लिए भाई एक्सीलेंट पेनिट्रेशन चाहिए होगा, तो मतलब लो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करेंगे, वाइड फील्ड, तो कॉन्वेक्स और कर्वी लीनियर आइडियल रहेंगे इसके लिए। फेज अरे हम कार्डियक के अंदर करते हैं और सेक्टर कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीनियर ट्रांसड्यूसर आर मेनली यूज फॉर। लीनियर ट्रांसड्यूसर मेनली, तो अभी हमने देखा जो लीनियर ट्रांसड्यूसर है वो मेनली किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, लीनियर ट्रांसड्यूसर, जिसकी जो कैसे होंगे, हाई फ्रिक्वेंसी वाले, ठीक है। डीप एब्डोमेन, लो फ्रिक्वेंसी चाहिए, पुअर पेनिट्रेशन, लो फ्रिक्वेंसी वाले, पुअर पेनिट्रेशन, मतलब अल्ट्रासाउंड के अंदर जो पेनिट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। कार्डिक इमेजिंग में हमने देख लिया फेज अरे, इसके अंदर हमने देख लिया कर्वीलिनियल। ऑब्स्टेट्रिक्स में हम है ना या तो कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स कर्वीलिनियल, या फिर ट्रांसवेजाइनल भी यूज़ करते हैं हम कुछ कंडीशंस में, ठीक है, ट्रांसवेजाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इन अल्ट्रासाउंड आर मोस्टली मेड ऑफ। जो हम अल्ट्रासाउंड के अंदर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं वो मोस्टली किसके बने हुए होते हैं, कौन से एलिमेंट के। लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट, डेट इज पी जेड, टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्वार्ट्स, लिथियम, या फिर बेरियम।
ठीक है। तो भाई अच्छा, जो अल्ट्रासाउंड का प्रिंसिपल होता है वही क्या हो जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके अंदर क्या यूज़ होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। अब ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज़ हो रहे हैं वो मोस्टली किसके बने हुए हैं, तो बिल्कुल लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट, इसका स्ट्रॉन्ग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ये वाले क्रिस्टल्स, इन मटेरियल के क्रिस्टल्स, स्ट्रॉन्ग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं बात करूँ क्वार्ट्स की, तो ये क्या है, नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये हम पहले यूज़ करते थे, ठीक है, ये हम पहले यूज़ करते थे अर्ली मशीन या फिर ओल्डर में, बट नॉट नाउ। क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं अब हम, क्योंकि अब क्या है, जो पीजेटी वाले मटेरियल्स है वो स्ट्रॉन्ग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहा है, ये नेचुरली था, पहले यूज़ करते थे हम, पहले वाली जो अर्ली मशीन्स थी, ओल्डर मशीन्स थी तक, अब हम ये नहीं करते। लिथियम तो कभी यूज़ हुआ ही नहीं फॉर अल्ट्रासाउंड क्रिस्टल। बेरियम अच्छा, बेरियम नॉट यूज़ अलोन। कुछ सिरेमिक्स हिस्टोरिकली, मतलब बहुत पहले एकदम शुरुआती में जब अल्ट्रासाउंड यूज़ होने लगी थी तब कुछ सिरेमिक्स हम यूज़ करते थे जो बेरियम टाइटेनेट इंक्लूड करते थे, इंक्लूड बेरियम टाइटेनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजोल्यूशन दैट डिफ्रेंशिएट टू स्ट्रक्चर प्लेस साइड बाय साइड। उस रिजोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जो कि उन दो स्ट्रक्चर के बीच में डिफ्रेंशिएशन देगा जो कि साइड बाय साइड, मतलब एक दूसरे के साइड में रखे हैं। एक्सियल रिजोल्यूशन, लेटरल रिजोल्यूशन, टेम्पोरल रिजोल्यूशन या कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। किसकी बात कर रहा है ये, साइड बाय साइड, ठीक है, मतलब उन उन स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी रखता है जो कि साइड बाय साइड रखे हुए हैं। एक्सियल, लेटरल, टेम्पोरल या कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। भाई एक्सियल रिजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो अलोंग बीम एक्सिस, और साइड बाय साइड का मतलब क्या, लेकिन साइड बाय साइड का मतलब क्या हो गया, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बीम डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू बीम डायरेक्शन। तो बिल्कुल लेटरल रिजोल्यूशन है। लेटरल रिजोल्यूशन हैज़ एबिलिटी टू सेपरेट टू ऑब्जेक्ट्स परपेंडिकुलर टू बीम डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, लेटरल रिजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजोल्यूशन दैट डिफ्रेंशिएट्स टू स्ट्रक्चर प्लेस अलॉन्ग द बीम एक्सिस। अलॉन्ग वाला देख लिया हमने, मैं पहले ही बता दिया। साइड बाय साइड में लेटरल रिजोल्यूशन हो गया, दैट इज टू ऑब्जेक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस। एक्सियल रिजोल्यूशन में क्या हो गया, अलॉन्ग बीम एक्सिस, ठीक है, मतलब एक्सियल रिजोल्यूशन उन ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करेगा विच इज़ लोकेटेड वन बिहाइंड द अदर, मतलब एक वन बिहाइंड द अदर, और वो लेटरल क्या है, दैट इज साइड बाय साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सियल रिजोल्यूशन इम्प्रूव्स विथ, जो एक्सियल रिजोल्यूशन है वो इनमें से कौन से फैक्टर के साथ इम्प्रूव होगा, लोअर फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी, इंक्रीज वेवलेंथ या फिर इंक्रीज पल्स ड्यूरेशन। तो देखो एक्सियल रिजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ इम्प्रूव्स विथ हायर फ्रिक्वेंसी। कैसे, अगर शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्ट पल्स लेंथ होगा। भाई अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, यही होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ शॉर्ट होगी, पल्स लेंथ शॉर्ट होगी, और जो रिजोल्यूशन है वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, रिजोल्यूशन वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, हमें क्या चाहिए, शॉर्टर वेवलेंथ, तो शॉर्टर पल्स लेंथ होगी और बेटर रिजोल्यूशन हो जाएगा। पल्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये वेवलेंथ का तो मैंने बताया, पल्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो पल्स ड्यूरेशन अगर पल्स ड्यूरेशन ज़्यादा है, मतलब लॉन्गर पल्स लेंथ है तो बैड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सियल रिजोल्यूशन अब क्या हो जाएगा, पुअरर होता जाएगा। वही वेवलेंथ की बात करूँ तो वही हो गया भाई, अगर वेवलेंथ बढ़ाई लोअर फ्रिक्वेंसी हो गई और पुअर रिजोल्यूशन। तो अगर एक्सियल रिजोल्यूशन हमें इंप्रूव करना है तो हमें हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए, शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर पल्स लेंथ, देन इट विल बी बेटर रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉपलर शिफ्ट डिपेंड्स ऑन। डॉपलर शिफ्ट इनमें से कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ, ट्रांसड्यूसर शेप, रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर, या फिर बीम विड्थ। तो डॉपलर शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, कि मोशन पे ही, ठीक है। डॉपलर शिफ्ट के लिए हम क्या देखते हैं भाई, डिपेंड्स ऑन रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर, कि जो ब्लड सेल्स है,
that is blood cells moving relative to transducer causing frequency shift। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलर डॉपलर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जो कलर डॉपलर है वो इनमें से किसके लिए इंफॉर्मेशन देता है? वेलोसिटी, डायरेक्शन, बोथ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, प्रेशर। तो किसकी इंफॉर्मेशन देगा? कलर डॉपलर क्या करता है, हमें मैपिंग करेगा फ्लो के डायरेक्शन की। किसके? ब्लड फ्लो के डायरेक्शन की, ब्लड फ्लो के डायरेक्शन की एंड मीन वेलोसिटी की। ठीक है, कि भाई डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स है या फिर अवे, मतलब पास आ रहा है या दूर जा रहा है, और किस वेलोसिटी से। तो क्या हो जाएगा? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर डॉपलर इज़ मेनली यूज फॉर, जो पावर डॉपलर है वो हम उसको मेनली हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखने के लिए, स्लो फ्लो डिटेक्शन, हाई वेलोसिटी फ्लो, या फिर बोन इमेजिंग। तो पावर डॉपलर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या देखता है? तो इट इज़ मेनली यूज फॉर स्लो फ्लो डिटेक्शन। ठीक है, स्लो जो स्लो ब्लड फ्लो है उसके लिए हम इसको प्रेफर करते हैं। स्लो फ्लो डिटेक्शन को देखने के लिए हमें पावर डॉपलर मेनली यूज़ करते हैं। ये जो पावर डॉपलर है वो हाईली सेंसिटिव होगा टू लो फ्लो, जैसे कि किस में हो गया? रीनल, टेस्टिस, ट्यूमर्स वगैरह में। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन हमें नहीं दिखती है पावर डॉपलर के अंदर, हमें डायरेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हाँ, कलर डॉपलर के अंदर हमें डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हाई वेलोसिटी फ़्लो, अगर मैं बात करूँ हाई वेलोसिटी फ़्लो की, ठीक है, तो जो वेलोसिटी फ़्लो है, मतलब जो वेलोसिटी मेज़र करेगा वेलोसिटी के फ़्लो को, तो ये कौन से में होता है? स्पेक्ट्रल डॉपलर में, ना कि पावर डॉपलर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉस्टिक इम्पिडेंस डिपेंड्स ऑन, अकॉस्टिक इम्पिडेंस जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं वो किस किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी वेलोसिटी, डेंसिटी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी वेवलेंथ, या फिर नन। तो क्या फॉर्मूला होता है अकॉस्टिक इम्पिडेंस का? जेड इज इक्वल टू रो इंटू वी, डेट इज डेंसिटी इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट रिफ्लेक्शन अकर सेट, मतलब जो सबसे हाईएस्ट रिफ्लेक्शन होगा वो कौन से इंटरफेस पे होगा? एयर सॉफ्ट टिश्यू इंटरफेस, फैट मसल इंटरफेस, फ्लूइड टिश्यू इंटरफेस, या फिर टिश्यू बोन इंटरफेस। तो भाई जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है भाई, कितना रिफ्लेक्शन हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अकॉस्टिक इम्पिडेंस डिफरेंस बिटवीन द टिश्यू या फिर बिटवीन द टू मटेरियल्स। मतलब कि इनमें से जिसका भी अकॉस्टिक इम्पिडेंस डिफरेंस ज़्यादा होगा उसमें रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, एयर या सॉफ्ट टिश्यू में, फैट मसल में, फ्लूइड टिश्यू में, या फिर टिश्यू बोन इंटरफेस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एयर और सॉफ्ट टिश्यू में। एयर और सॉफ्ट टिश्यू में हाई इम्पिडेंस मिसमैच होगा, हाई इम्पिडेंस मिसमैच होगा, तो जो टोटल रिफ्लेक्शन है वो हाईएस्ट, इसमें इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अकॉस्टिक इम्पिडेंस डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है। बाकी ऑप्शंस भी हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा, फैट और मसल की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो अकॉस्टिक इम्पिडेंस डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा रिलेटिवली स्मॉल होता है। ठीक है, अब स्मॉल है तो बहुत कम रिफ्लेक्शन करेगा, मतलब ऑलमोस्ट बोलते हैं अराउंड 1%, मिनिमम रिफ्लेक्शन करेगा अराउंड 1%। फ्लूइड टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो फ्लूइड जैसे कि हो गया ब्लड, वाटर, इसका जो अकॉस्टिक इम्पिडेंस होता है वो सिमिलर ही होता है सॉफ्ट टिश्यू के, तो इसका भी जो इम्पिडेंस होगा वो क्या होगा? लो होगा। टिश्यू बोन की अगर मैं बात करूँ तो इनका लार्ज अकॉस्टिक इम्पिडेंस मिसमैच होता है, लेकिन ये क्या करता है? रिफ्लेक्शन एंड शेडोइंग। तो जो एयर सॉफ्ट टिश्यू इंटरफेस है वो स्टिल टिश्यू बोन इंटरफेस से ज़्यादा है, तो जो हाइयर परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन होगा नियरली 100%, वो किस में होता है? एयर सॉफ्ट टिश्यू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम गेन कंपनसेशन इज़ यूज टू, जो टीजीसी हम यूज़ करते हैं किसके अंदर? सोनोग्राफी के अंदर। वो किस लिए यूज़ करते हैं? फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए, आर्टिफैक्ट्स रिड्यूस करने के लिए, डेप्थ एटेन्यूएशन को कंपनसेट करने के लिए, या फिर डॉपलर को एनहांस करने के लिए। तो टाइम गेन कंपनसेशन हम यूज़ करते हैं किस लिए? फॉर कंपनसेशन,
कंपनसेट फॉर डेप्थ एटेन्यूएशन। TGC क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है, इट विल एम्पलीफाई डीपर इकोस, ठीक है। तो जो इमेज ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ओवरऑल ब्राइटनेस को इम्प्रूव कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट इज़ ड्यू टू, जो रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट है वो किस वजह से हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से, साउंड एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन या फिर शेडोइंग। तो अगर मैं बात करूँ रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट की, तो ये हो रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से, ठीक है। कैसे हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब जो इको है इसके अंदर, जो इकोस क्रिएट हो रही है वो क्या कर रही है, बाउंसेस बैक एंड फोर्थ। बाउंसेस बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या हो रहा है, मतलब आगे पीछे हो रही है, ठीक है, बाउंसेस हो रही है बैक एंड फोर्थ। तो इस वजह से ये क्या करेगी, रिपीटेड लाइंस प्रोड्यूस करेगी। तो इस वजह से क्या आएगा हमारे पास, रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट। अगर मैं बात करूँ साउंड एब्जॉर्प्शन की, तो इसी तो क्या हो गया भाई कि जो साउंड जो एब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं, इस वजह से नहीं होता रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट। ये होता है जो इको बाउंस कर रही है बैक एंड फोर्थ, रिपीटेड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ रिपीटेड लाइंस प्रोड्यूस होती है इस टाइप के आर्टिफैक्ट में, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही है। रिफ्रैक्शन क्या करेगा, रिफ्रैक्शन तो क्या कर देगा भाई, डिस्प्लेसमेंट या फिर डुप्लीकेशन। शेडोइंग की अगर मैं बात करूँ, तो शेडोइंग क्या करेगा, एटीन्यूएशन, ना कि रिवर्बिरेशन, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट इज सीन इन, जो पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट है वो हमें किस में दिखाई देगा, बोन, गॉल स्टोन्स, सिस्ट एंड फ्लूइड या फिर लंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट की, तो ये हमें किस में दिखाई देगा, सिस्ट एंड फ्लूइड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जो फ्लूइड है, अब जो फ्लूइड है वो तो क्या हो जाएगी, फ्लूइड जो है वो एटेन्यूएट होता है लेस, ठीक है। फ्लूइड में जो एटेन्यूएशन है वो लेसर होता है। तो जो एरिया है, तो जो एरिया होगा बिहाइंड द सिस्ट, तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, अपीयर्स ब्राइटर। तो हमें ये कैसा दिखाई देगा, अपीयर्स ब्राइटर। तो पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट किस में हो रहा है, सिस्ट और फ्लूइड में। सॉलिड ट्यूमर्स में भी नहीं होता क्योंकि वो एटेन्यूएट कर जाती है साउंड को, तो शेडो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये क्या है, इसमें एटेन्यूएशन लेस होती है, तो इसके पीछे का जो एरिया है वो हमें ब्राइटर दिखाई देगा। बोन्स क्या करती है, ये भी स्ट्रॉन्ग शेडोइंग करेगी, ना कि एनहांसमेंट, ठीक है। और स्टोन्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी शेडो करेगी, ना कि एनहांस। पोस्टीरियर नाम से ही पता पड़ रहा है कि मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट के जो पीछे का एरिया है वो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेडोइंग इज़ मेनली कॉज्ड बाय, जो शेडोइंग है वो मेनली इनमें से क्या, किसकी वजह से होगी, फ्लूइड, बोन एंड स्टोन्स, फैट या फिर गैस। तो शेडोइंग जो है वो मेनली होती है हाईली एटीन्यूएटिंग स्ट्रक्चर्स में। किस में होगी, हाईली एटीन्यूएटिंग स्ट्रक्चर्स। लेस एटीन्यूएशन में तो पोस्टीरियर वो वाला हो गया कि बैठ वाला, जो शेडोइंग किस में होती है, जो हायर एटीन्यूएटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि स्टोन्स हो गए, बोन हो गई, कैल्सिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बोन एंड स्टोन्स, बिकॉज हेयर दीज आर हाईली एटीन्यूएटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या करेंगे, शेडोइंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अटेन्यूएट करेंगे। स्ट्रॉन्ग एटीन्यूएटर्स हैं तो भाई कैसे, ये भी देख लो भाई, स्ट्रॉन्ग एटीन्यूएटर्स हैं तो ये क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे साउंड को, ठीक है। ब्लॉक कर देंगे साउंड को तो क्या क्रिएट होगी, शेडो। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। फ्लूइड क्या कर रहा है, पोस्टीरियर एनहांसमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, तो अगर मैं बात करूँ इंटेंसिटी की यूनिट की, तो इंटेंसिटी क्या हो जाता है, पावर पर एरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जूल हो जाता है एनर्जी वाला, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी वेलोसिटी, हार्ट्स हो जाती है फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम मोड इज़ मेनली यूज फॉर,
ठीक है, जो यूएसजी के अंदर जो एम मोड है वो मेनली हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑब्स्टेट्रिक, वस्कुलर, कार्डियक मोशन या फिर मस्कुलोस्केलेटल। एम मोड का मतलब क्या हो गया? मोशन मोड। तो ये जो है वो मेनली यूज़ होगा कार्डियक मोशन के अंदर, ठीक है। एम मोड वो टाइप है अल्ट्रासाउंड का जो कि वन डायमेंशनल व्यू देगा हमें टिश्यू के इंटरफेस का, मूविंग अवर टाइम विथ हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन, जो कि टाइम के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, दैट इज़ मोशन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी फॉर ऑब्स्टेट्रिक्स इज, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर हम कितनी अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं? 1 मेगाहर्ट्ज़, 2 to 5 मेगाहर्ट्ज़, 7 to 12 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 15 to 20 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। 1 मेगाहर्ट्ज़ तो बहुत ज़्यादा लोअर फ्रिक्वेंसी है, ये तो बहुत जब जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन चाहिए वहाँ यूज़ होगा। और जो टिपिकल अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं वो कौन सी है? 2 से 5 मेगाहर्ट्ज़। इसके अंदर डीप पेनिट्रेशन भी होगा एंड इन प्लस गुड रिजोल्यूशन भी। 7 से 12 और 15 से 20 ये क्या हो जाती है? 7 से 12 वस्कुलर सुपरफिशियल के यूज़ हो रही है, ठीक है। और जो 15 से 20 है वो तो बिल्कुल हाइयर, ये तो क्या हो गई? बहुत ही ज़्यादा हाइयर फ्रिक्वेंसी हो गई, मतलब ये तो और भी सुपरफिशियल के लिए यूज़ होगी, जैसे कि ब्रेस्ट के सुपरफिशियल के लिए, थायराइड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर प्रोवाइड, जो हाई फ्रिक्वेंसी के ट्रांसड्यूसर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे? बेटर पेनिट्रेशन, पुअर रिजोल्यूशन, बेटर रिजोल्यूशन, लेस पेनिट्रेशन, नो अफेक्ट। तो फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन। हाई फ्रिक्वेंसी हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? सुपरफिशियल के लिए। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी है लेस पेनिट्रेशन होगा, दैट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड बेटर रिजोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मोड अल्ट्रासाउंड इज़ मेनली यूज फॉर, जो ए मोड अल्ट्रासाउंड है वो हम मेनली किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ईको, दूसरा है हमारे पास आई, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स या फिर एब्डोमेन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ईको की, ईको मतलब ईको कार्डियोग्राफी, और इसके लिए तो ये तो कार्डियक वाले में क्या हो गया? एम मोड, ठीक है। आई ऑप्थेल्मोलॉजी, बिल्कुल आई एप्थेल्मोलॉजी में हम क्या करते हैं? ए मोड अल्ट्रासाउंड प्रेफर करेंगे। एम्पलीट्यूड मोड जो कि मेनली यूज़ होती है फॉर प्रिसाइज डिस्टेंस मेजरमेंट एंड टिश्यू कैरेक्टराइजेशन विथ इन द आई, प्रिसाइज है ना ये, यूज फॉर प्रिसाइज डिस्टेंस मेजरमेंट एंड tissue characterization in eye, within the eye, especially for determining eyes axial length, जो कि किस लिए यूज़ आती है? टू कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंट्राक्यूलर आई के एक्सियल लेंथ हमें मतलब किस लिए काम आती है, क्यों मेज़र करेंगे हम इसको? ये क्या करता है? कैलकुलेट करेगा इंट्राक्यूलेंस लेंस का पावर, कैलकुलेट पावर ऑफ इंट्राक्यूलर लेंस, जो कि किस में काम आता है? कैटरेक्ट सर्जरी में, किसमें? कैटरेक्ट सर्जरी में, ठीक है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स में ऑब्स्टेट्रिक इमेजिंग, जो कि जैसे फीटस को इवेलुएट कर रहे हैं हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसके अंदर क्या आता है? बी मोड, ठीक है। बी मोड क्या हो जाता है? 2D और 3D स्केल इमेजेस देगा हमें ये। डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम यूज़ कर रहे हैं फीटल एनाटमी के लिए, मॉनिटर ग्रोथ और ब्लड फ्लो को असेस करने के लिए, ठीक है। एब्डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो एब्डोमिनल स्कैन, लीवर, स्प्लीन, किडनी, ये भी 2 डायमेंशनल इमेजेस दे रहा है। ये भी किस पे? ये भी क्या है? ये भी बी मोड, ठीक है। ये वाली भी किससे प्रोवाइड होगी? बी मोड से, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इको फ्रॉम फीटल बोन्स प्रोड्यूस, ठीक है। जो फीटल बोन से इको आ रही है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एनहांसमेंट, शेडोइंग, रिंग डाउन या फिर रिवर्बिरेशन। तो भाई बोन क्या है? डेंस स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। बोन क्या है? डेंस स्ट्रक्चर ही है, तो फीटल बोन्स है तो भी वो भी क्या करेगी? हाईली एटीन्यूएट ही करेगी अल्ट्रासाउंड पेन को, मतलब या तो एब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट कर देगी मोस्ट ऑफ द साउंड वेव्स को। ये क्या करेगी? हाई एटीन्यूएशन प्रिवेंट साउंड वेव फ्रॉम पासिंग थ्रू देम, तो
लैक ऑफ इकोस, मतलब एब्सेंस ऑफ इकोस हो जाएगी। डार्क एरिया तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल शैडोइंग। ठीक है। एनहांसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये तो अपोजिट हो गया, जहाँ पे स्ट्रक्चर बिहाइंड अ लो एटेन्यूएशन एरिया अपीयर्स ब्राइटर। ठीक है, जो लो एटेन्यूएशन एरिया है उसमें होगा एनहांसमेंट, लेकिन ये बोन्स तो क्या हो गई हमारी हायर एटेन्यूएटिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, शेडोइंग। रिंग डाउन और वर्बिरेशन तो अदर टाइप के आर्टिफैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन कोजेस। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, एनहांसमेंट, शेडो, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर या फिर कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट। तो भाई रिफ्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन क्या कर रही है, बेंडिंग हो रही है इसके अंदर अल्ट्रासाउंड बीम की, मतलब डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। जब भी ये किसी टिश्यू से पास हो रही है, मतलब ये मान लो ये टिश्यू है, बीम आई, रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या हो गया, बेंडिंग हो गई, स्पीड चेंज हो गई, वो सॉरी डायरेक्शन चेंज हो गई, बेंट हो गई अल्ट्रासाउंड बीम, जैसे ये टिश्यू से पास करी विद डिफरेंट स्पीड ये भी है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर हमें कैसे अपेयर होगा, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्टेड हो जाएगा खुद की ट्रू लोकेशन से, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। एनहांसमेंट की हमने बात कर ली, लो एटेन्यूएशन की वजह से हो रहा है, शेडोइंग हाई एटेन्यूएशन की वजह से, कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट होता है ड्यू टू रिवर्बिरेशन, ड्यू टू रिवर्बिरेशन किस किस के बीच, बिटवीन क्लोजली स्पेस्ड रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स के बीच में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉस्टिक जेल इज़ यूज टू। भाई जो अकॉस्टिक जेल हम यूज़ कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, रिजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, एयर इंटरफेस को रिमूव करने के लिए, नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए, या फिर डॉपलर शिफ्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँगी अकॉस्टिक जेल की, तो अकॉस्टिक जेल क्या कर रही है, जेल क्या करती है, एलिमिनेट कर रही है, क्या क्या एलिमिनेट कर रही है, मतलब क्या हटा रही है, एयर गैप। ठीक है, जो ट्रांसड्यूसर हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसड्यूसर और स्किन के बीच में जो एयर गैप है उसको कौन एलिमिनेट कर रहा है, वो जेल, ये एक मीडियम का काम कर रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एयर है वो क्या कर रहा है, एयर कॉजेज 99% रिफ्लेक्शन, एयर कॉजेज 99% रिफ्लेक्शन, तो ये क्या कर रही है, जेल, जेल एज अ मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसड्यूसर और स्किन के बीच में, जो कि एयर गैप को एलिमिनेट कर देगी, एंड दस इट इम्प्रूव साउंड ट्रांसमिशन, एंड दस इट इम्प्रूव्स साउंड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन रिड्यूस एयर इंटरफेस। देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीज रिजोल्यूशन। इनडायरेक्टली की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ही रिजोल्यूशन बढ़ा ही रहा है, क्योंकि एयर गैप एलिमिनेट कर रहा है, बट इट इज़ नॉट मेन पर्पस। अगर हमसे ये ऑप्शन दिया है तो हम वो ऑप्शन प्रेफर करेंगे जो कि इसका प्राइमरी पर्पस है, जो इसका मेन पर्पस है। रिड्यूस नॉइज़ वही, नॉट प्राइमरी पर्पस। रिड्यूस डॉपलर शिफ्ट, नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलारा स्टैंड्स फॉर, अलारा स्टैंड्स फॉर, तो अलारा का क्या हो जाएगा, एज लो एज रीजनेबल या अचीवेबल, यही इसका पूरा नाम है। सेफ्टी प्रिंसिपल टू रिड्यूस अल्ट्रासाउंड एक्सपोजर, जिससे कि टिश्यू हीटिंग ना हो, अवॉइड हो। थर्मल इंडेक्स इंडिकेट, थर्मल इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, मैकेनिकल डैमेज, रिस्क ऑफ हीटिंग, डॉपलर शिफ्ट एट डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। देखो थर्मल इंडेक्स क्या बताएगा, इट मेजर पोटेंशियल, इट मेज़र पोटेंशियल फॉर टिश्यू टेम्परेचर राइज। ठीक है, ये मेज़र करेगा कि जो टिश्यू के अंदर कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, रिस्क ऑफ हीटिंग। ठीक है, क्या इंडिकेट करेगा, ये रिस्क ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल इंडेक्स क्या कर रहा है, मैकेनिकल इंडेक्स क्या इंडिकेट करेगा, थर्मल हैजार्ड, कैविटेशन, रिस्क, पेनिट्रेशन या बीम विड्थ। थर्मल हैजार्ड्स तो वही हीट से रिलेटेड हो गया, तो ये तो किसका हो गया आएगा, थर्मल थर्मल इंडेक्स का। मैकेनिकल इंडेक्स क्या कर रहा है, ये एसोसिएट होगा मैकेनिकल बायो इफेक्ट से, मैकेनिकल बायो इफेक्ट से, और बिल्कुल स्पेशली कैविटेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड इंक्लूड, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड क्या इंक्लूड करता है, बी मोड प्लस कलर डॉपलर, बी मोड प्लस पल्स वेव डॉपलर, कलर प्लस पावर डॉपलर, 3D प्लस एम मोड। तो देखो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या हो रहा है, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड के अंदर एनाटमिकल इमेजिंग प्लस
स्पेक्ट्रल वेव फॉर्म, ठीक है, प्लस स्पेक्ट्रल वेव फॉर्म, ठीक है। तो अच्छा बी प्लस कलर तो क्या कर देता है, ट्रिप्लेक्स। डुप्लेक्स की बात कर रहा है तो डुप्लेक्स के अंदर एनाटॉमिकल इमेजिंग प्लस स्पेक्ट्रल वेव फॉर्म, तो ये किस में होगा, बी मोड प्लस पल्स वेव डॉपलर, ठीक है। 3D प्लस एम तो ये तो अनरिलेटेड है, कलर प्लस पावर ये कलर ओनली मोड से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मॉडलिटी टू डिटेक्ट गोल्ड स्टोन, इनमें से गोल्ड स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट मॉडलिटी कौन सी है, तो बिल्कुल अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज फर्स्ट लाइन फॉर गोल्ड स्टोन ड्यू टू इट्स हाई सेंसिटिविटी एंड विजुअलाइजेशन ऑफ शेडोइंग, ठीक है। स्टोन क्या हो जाएगा, हाई रेटिनेटिंग स्ट्रक्चर, तो शेडोइंग क्रिएट कर देगा और जल्दी से डायग्नोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर इक्विक स्ट्रक्चर अपीयर। हाइपर इक्विक का मतलब क्या हो गया, हाई रिफ्लेक्शन हो रहा है, हाई रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब कि स्ट्रक्चर अपीयर्स ब्राइटर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीकोइक स्ट्रक्चर इंडिकेट। एनीकोइक स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा इसमें से, बोन, गैस, फ्लूइड, मास, ठीक है। तो एनीकोइक स्ट्रक्चर कौन से हो जाएंगे, एनीकोइक का मतलब कि कोई इंटरनल इकोज ही नहीं है, ठीक है, नो इंटरनल इकोज, ब्लैक दिखाई देगा ये हमें एनीकोइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, ब्लैक, कोई इंटरनल इकोज ही नहीं है, तो ये किस में हो जाएगा, फ्लूइड में, जैसे कि यूरिन हो गया, सिस्ट हो गया, ब्लड हो गया, दैट दीज आर एनीकोइक स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूइड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेन कॉज ऑफ एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मेन कॉज क्या है, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अच्छा एटेन्यूएशन हमने अभी तक पढ़ा भाई, एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग क्या है, एटेन्यूएशन है, लेकिन मेन कोज की बात कर रहा है और ऑप्शन में दोनों दे दिया, तो स्कैटरिंग कंट्रीब्यूट तो करती है लेकिन ये मेन कोज नहीं है, मेन क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मेन क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है साउंड को हीट में, ठीक है, साउंड को हीट में, ये क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल पीआरएफ वैल्यू इज मेजर्ड इन। पीआरएफ क्या हो जाता है, पल्स पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी हम कौन सी यूनिट में मेज़र करते हैं, तो कौन सी में करते हैं, किलो हर्ट्ज। तो कितनी होती है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में, 1 से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायनामिक रेंज इन अल्ट्रासाउंड कंट्रोल्स। जो डायनामिक रेंज है अल्ट्रासाउंड के अंदर वो क्या कंट्रोल करती है, पेनिट्रेशन, शेड्स ऑफ ग्रे, पल्स ड्यूरेशन या फिर डोपलर शिफ्ट। तो डायनामिक रेंज क्या करती है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रे शेड्स डिस्प्लेड, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शेड्स ऑफ ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोड डिस्प्लेज डेप्थ वर्सेस टाइम। कौन सा मोड डिस्प्ले करेगा डेप्थ वर्सेस टाइम। डेप्थ वर्सेस टाइम का मतलब कि मोशन वर्सेस डेप्थ ओवर टाइम, ठीक है, मोशन वर्सेस डेप्थ ओवर टाइम, ये हमें किस में दिखाई दे जाएगा, कार्डियक के अंदर, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, एम मोड, सॉरी एम मोड टिक गलत कर दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैविटेशन अकर्स टू। कैविटेशन हमने देखा था भाई, कैविटेशन किसकी वजह से हो रहा है, मैकेनिकल इंडेक्स बढ़ेगा, कैविटेशन भी बढ़ेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हाई मैकेनिकल इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर गिव्स कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट। कौन सा स्ट्रक्चर कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट देगा। कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट क्या है, टाइप ऑफ रिवर्बिरेशन ही आर्टिफैक्ट है, ठीक है। ये किस में दिखाई देता है हमें, एयर बबल्स हो गई, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स हो गए, या फिर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोनिक इमेजिंग इम्प्रूव्स। अल्ट्रासाउंड के अंदर टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग होती है, तो वो क्या इम्प्रूव करता है, तो जो हार्मोनिक इमेजिंग है वो क्या करता है, नॉइज़ रिड्यूस कर देता है, ठीक है, नॉइज़ रिड्यूस करेगा, इमेज क्लियर कर देगा, मतलब क्या इमेज क्लियर हो रही है, क्या इम्प्रूव कर रहा है, मतलब ये रिजोल्यूशन एंड कॉन्ट्रास्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज़ बेस्ट इवेल्यूएटेड बाय ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है वो हाई रिजोल्यूशन पेल्विक इमेजिंग, ठीक है, फीमेल्स में हम यूज़ करते हैं ऑब्सकाइनो के अंदर हाई रिजोल्यूशन पेल्विक इमेजिंग। तो ये किसके लिए यूज़ होगा, बिल्कुल यूट्रस एंड ओवरीज। नेक्स्ट है टिपिकल फ्रिक्वेंसी फॉर वस्कुलर अल्ट्रासाउंड। वस्कुलर अल्ट्रासाउंड दैट इज सुटेबल फॉर कैरोटिड, पेरिफेरल आर्टरीज, इनकी स्टडी करने के लिए। पेरिफेरल आर्टरीज हो गई, डीप वेन थ्रोम्बोसिस स्टडी हो गई दैट इज़ डीवीटी। तो इसके अंदर हम वस्कुलर अल्ट्रासाउंड यूज़ करेंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 3 से 7 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस इन अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूसेस। अल्ट्रासाउंड में जब गैस शो होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, अकॉस्टिक एनहांसमेंट, डर्टी शेडो, क्लीन शेडो, या फिर रिंग डाउन आर्टिफैक्ट। तो जो गैस है वो क्या करती है, डर्टी और इरेगुलर शेडो देगी हमें अल्ट्रासाउंड के अंदर, ठीक है, डर्टी और इरेगुलर शेडो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, क्लीन शेडो, क्लीन शेडो क्या देती है, बोन, बोन गिव्स क्लीन शेडो। नेक्स्ट में ही है रिंग डाउन आर्टिफैक्ट, इसलिए हमने इन्हें यहाँ नहीं देखा। रिंग डाउन आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय, रिंग डाउन आर्टिफैक्ट किसकी वजह से हो रहा है, तो रिंग डाउन आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय कोलेस्ट्रॉल, एयर बबल्स, बोन्स या फिर कैल्सिफिकेशंस। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं जो रिंग डाउन आर्टिफैक्ट है उसके अंदर हमें इमेज कैसे दिखाई देगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है ना कंपटीशन एग्जाम में कि इमेज कैसे दिखाई देगी। तो इसके अंदर इमेज अपीयर्स एज अ सॉलिड स्ट्रीक, ठीक है, और अ सीरीज ऑफ पैरेलल बैंड्स, ठीक है। तो रिंग डाउन आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय, तो रिंग डाउन आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिंग डाउन है दैट इज रेजोनेंस फ्रॉम एयर फिल्ड स्ट्रक्चर्स। दिखाई कैसा देगा ये हमें, इमेज अपीयर्स सॉलिड स्ट्रीक, मतलब सीरीज ऑफ पैरेलल बेंड्स जो हमें दिखाई देगी, पैरेलल बेंड्स, ठीक है। तो रिंग डाउन आर्टिफैक्ट कॉज बाय एयर बबल्स, दैट इज रेजोनेंस फ्रॉम एयर फील्ड स्ट्रक्चर जो हो रहा है। द बेस्ट प्लेन फॉर फीटल बायोमेट्री इज, फीटल की बायोमेट्री के लिए बेस्ट प्लेन कौन सा है, ट्रांसजाइटल, ऑब्लिक, ट्रांसवर्स या फिर कोरोनल। तो भाई बेस्ट प्लेन कौन सा हो जाएगा फीटल बायोमेट्रिक का, जो कि हमें, ठीक है, जो जिसके अंदर जिस प्लेन के अंदर हमें जो मेज़र, ठीक है, मतलब जो कैसे बताऊँ, मेज़र जो बोथ जो की, ठीक है, जो की फीटल बायोमेट्री, की फेटल बायोमे की फेटल बायोमेट्री मेज़रमेंट्स जो हमें देंगे वो क्या हो जाएगा, बेस्ट प्लेन, ठीक है। तो की फीटल बायोमेट्री मेजरमेंट्स हमें कौन सा देगा, ट्रांसवर्स, ठीक है। क्यों भाई बेस्ट प्लेन क्यों है ये फीटल बायोमेट्री के लिए, कौन से की फीटल बायोमेट्री मेजरमेंट हमें मिल रहे हैं ट्रांसवर्स प्लेन में, तो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के अंदर जो बीपीडी है, ठीक है, बीपीडी जो क्या हो जाता है, बाय पैराइटल डायामीटर, बाय पैराइटल डायामीटर क्या करता है, ये वाइडेस्ट डायामीटर है फीटल के हेड का, मेजर्स द which measures the widest diameter of fetal head। जो फीटल के हेड का वाइडेस्ट डायमीटर है वो क्या मेज़र, कौन मेज़र करेगा, बीपीडी, जो कौन से प्लेन में करते हैं हम, ट्रांसवर्स प्लेन। दूसरा हो जाता है एचसी, हेड का सरकमफेरेंस, दूसरा कौन सा हो जाता है, हेड का सरकमफेरेंस, डेट इज एचसी, जो क्या करता है, मेजर्स करेगा लेंथ अराउंड द हेड, मेजर्स लेंथ अराउंड द हेड। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, की फीटल बायोमेट्री मेजरमेंट्स है, जो कि किस कौन से प्लेन में हम मेज़र करते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन में। दैट्स वाई दिस इज़ द बेस्ट प्लेन फॉर फीटल बायोमेट्री, ठीक है, बिकॉज बोथ द की फीटल बायोमेट्री मेजरमेंट आर
मेजर्ड इन ट्रांसवर्स प्लेन. BPD तो हो गया बायपैराइटल डायमीटर विच मेजर्स द वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल एंड HC विच इज़ हेड सर्कमफेरेंस मेजर्स द लेंथ अराउंड द हेड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एमनियोटिक फ्लूइड अपीयर्स. अल्ट्रासाउंड के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हमें कैसा दिखाई देगा? हाइपर इकोइक, एनीकोइक, आइसो इकोइक या फिर मिक्स्ड. भाई अभी हमने बात करी थी ऊपर फ्लूइड की. जो फ्लूइड है वो कैसा होता है? एनीकोइक. ठीक है, एनीकोइक कैसा अपीयर होगा? ब्लैक अपीयरेंस. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन यूज़ ऑफ पल्स वेव डॉपलर. पल्स वेव डॉपलर का मेन यूज़ क्या है? हाई वेलोसिटी फ्लो, कार्डियक इमेजिंग, साइट स्पेसिफिक वेलोसिटी मेजरमेंट या 3D इमेजिंग. तो अगर मैं बात करूँ पल्स वेव डॉपलर की, तो इट इज़ यूज फॉर मेजर द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो एट ए स्पेसिफिक साइट. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी. पल्स वेव डॉपलर हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? वेलोसिटी में ब्लड फ्लो की जो वेलोसिटी है वो स्पेसिफिक साइट पे मेजर करेगा. ठीक है, विद इन द बॉडी. क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंटिन्यूस वेव, अच्छा और ऑप्शन भी देख ही लेते हैं इसके अच्छे से हैं. हाई वेलोसिटी फ्लो, तो ये तो मेन यूज़ नहीं है पावर वेव डॉपलर का. ये क्या है? इट कैन एक्यूरेटली मेज़र. जो निक्विस्ट लिमिट नहीं पढ़ते हम, वो उसमें आ जाएगा. हाई वेलोसिटी फ्लो का कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो अगर अब हम बात करें हाई वेलोसिटी वेव के लिए, तो जो कंटिन्यूस वेव डॉपलर है इट इज़ बेटर सूटेड फॉर मेजरिंग वेरी हाई वेलोसिटी डॉपलर. ठीक है, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि भाई ये इतनी ही मेज़र कर सकता है. तो कौन सा हो जाएगा? कंटिन्यूस वेव डॉपलर. कार्डियक इमेजिंग जो है वो क्या हो जाएगा? बी मोड एज वेल एज कलर डॉपलर. 3D इमेजिंग तो डिफरेंट हो गया, मोर एडवांस इमेजिंग टेक्निक हो गई. इसके लिए हम कभी स्पेशलाइज ट्रांसड्यूसर यूज़ कर रहे हैं, कभी पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड. प्राइमरी फंक्शन नहीं है ये स्टैंडर्ड पल्स वेव डॉपलर टेक्नोलॉजी का. ये टिपिकली वेलोसिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ओवर टाइम एट ए स्पेसिफिक लोकेशन. ये कौन? पल्स वेव डॉपलर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंटिन्यूस वेव डॉपलर के एडवांटेज. तो इसीलिए मैंने पहले वाले में एक्सप्लेन कर दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन देख के कि भाई जो हाई वेलोसिटी फ़्लो मतलब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. तो ये कौन सा हो जाता है? कंटिन्यूस वेव डॉपलर जो है वो मेज़र कर सकता है. यही नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन था. कंटिन्यूस वेव डॉपलर का एडवांटेज क्या है? एक तो ये हाई वेलोसिटी मेज़र कर सकता है, दूसरा बोल रहा है डेप्थ स्पेसिफिसिटी या फिर नो एलियासिंग. तो कंटिन्यूस वेव डॉपलर का जो एडवांटेज है वो बोथ ए एंड सी हो जाएगा. हाई वेलोसिटी पे मेज़र कर देगा और इसके अंदर कोई एलियासिंग नहीं हो रही. एलियासिंग क्या हो जाता है? एलियासिंग क्या हो जाता है? जैसे कि हमने एलियासिंग आर्टिफैक्ट भी सुना है. ठीक है, क्या हो जाता है? एलियासिंग दैट इज़ फ्रिक्वेंसी रैपिंग. ठीक है, फ्रिक्वेंसी रैपिंग जो क्या है? विच इज़ अ लिमिटेशन ऑफ पल्स वेव डॉपलर. ठीक है, जो कि क्या है? पल्स वेव डॉपलर का लिमिटेशन है. लेकिन कंटिन्यूस वेव डॉपलर के एडवांटेज दोनों ही है. नो एलियासिंग. ठीक है, मतलब लिमिटेशन है, मतलब ये उसमें होगा. ठीक है, किसके अंदर? पल्स वेव डॉपलर का ही लिमिटेशन है. तो इसको ओवरकम कौन कर रहा है? कंटिन्यूस वेव डॉपलर. ये हाई वेलोसिटी भी मेज़र कर रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं है. एंड इट शोज नो एलियासिंग. ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट यूज़ अ पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी लिमिट. एलियासिंग डजेंट अकर विद कंटिन्यूस वेव डॉपलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियासिंग अकर्स बिकॉज ऑफ. तो यही मैंने बता दी थी, बोला था, लिखी नहीं थी कि ये किसकी वजह से हो रहा है. एलियासिंग बिकॉज ऑफ पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी. तो जो एलियासिंग है वो किसकी वजह से होगा? लो मैकेनिकल इंडेक्स, हाई पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी, लो पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी या फिर थर्मल इंडेक्स. तो भाई ये तो हमने देख लिया लास्ट क्वेश्चन में कि पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी की वजह से क्या हो रहा है? एलियासिंग हो रही है. तो किसकी वजह से हो रही है? एलियासिंग अकर्स बिकॉज ऑफ हाई पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी या फिर लो पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी की वजह से. तो बिल्कुल लो पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी की वजह से. अगर पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो है तो इट कैन नॉट सैम्पल हाई डॉपलर शिफ्ट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? कैन नॉट सैम्पल हाई डॉपलर शिफ्ट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? एलियासिंग.
ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आपको ये अल्ट्रासाउंड के 50 क्वेश्चंस यूज़फुल लगे होंगे। स्टिल आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं रेडियोग्राफर की, आई होप उन सबके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। जैसा भी फीडबैक है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और क्लास को एंड करने से पहले मैं फिर से आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगी एस्पायरेंट्स के बैच के लिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट 7 डेज़ के लिए वो बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल चूके नहीं इस ऐप को डाउनलोड करने से के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।